30 नवंबर 1984 ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया। वहाँ पे सुबह स्टूडेंट अपने लॉन में घूम रहे थे, जो कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है फिलाडेल्फिया की। वहाँ पे उन्हें बहुत ही ग्रूसम सी एक डिस्कवरी होती है सुबह के टाइम। वहाँ पे उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है और उसके गले में बहुत ही डीप नेक, काफ़ी जैसे स्टैंगल किया हो, जैसे गला दबा के मारा हो, इस तरह के बहुत ही गहरे निशान होते हैं। जब वहाँ पे पुलिस आती है इस न्यूज़ के जानने के बाद, तो सबसे पहली जो चैलेंज होता है पुलिस का कि उस लड़की की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उसकी कोई आईडी नहीं होती है, कोई पर्स नहीं होता उसका वहाँ पे। हालांकि उसने कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उसके पैर में से जुराबें और उसके जूते दोनों गायब होते हैं। कुछ तफ्तीश के बाद पता चलता है कि उस लड़की का नाम होता है डेबोरा विल्सन। वो 21 साल की होती है और उसका एक निकनेम होता है डेबी। तो डेबी की हालत देख के पुलिस वालों को ये भी लगता है कि डेफिनेटली डेबी यहाँ पे नहीं मारी गई है, डेबी का मर्डर कहीं पे और किया है और उसको ट्रैक करके यहाँ इस यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पे छोड़ा गया है। इसी वजह से इसी प्रोसेस के बीच में डेबी ने अपना शूज़ भी खो दिया है। तो जब तक पुलिस वालों को इस बॉडी का कोई भी आइडेंटिटी पता नहीं होती है, या फिर पता नहीं होता कि इसके फ्रेंड्स या फिर फैमिली कौन है, या फिर ये कहाँ से बिलोंग करती है, तभी बीच में एक इन्हें ब्रेक थ्रू मिलता है, थोड़ी सी राहत मिलती है पुलिस वालों को। उसके बीच में एक यंग लड़का आके इस क्राइम सीन के पास आके शोर मचाता है और वो इन्वेस्टिगेटर्स का, ऑफिसर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच के बोलता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, एक्चुअली मैं इसका बॉयफ्रेंड था। तो सबसे पहले पुलिस ने उसे उस क्राइम सीन से दूर किया, साइड पे ले जाके उससे पूछताछ करनी शुरू की। उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम कर्ट रेनर है और सपोजली ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जब पुलिस वालों ने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा था कि बताओ कैसे तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या फिर तुम इसे कैसे जानते हो, तो उसने बहुत ही वियर्ड सा एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट किया। उसने बताया कि पिछली रात को मैं उसके साथ रेंडल हॉल में लाइब्रेरी के पास कंप्यूटर हॉल के अंदर था, क्योंकि डेबी को अगले दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना था, तो उसे थोड़ी सी कंपनी चाहिए थी, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था इसके बॉयफ्रेंड की तरफ से, अकॉर्डिंग टू कर्ट। तो आधी रात निकलने के बाद 1:30 कर्ट ने बताया कि मैंने डेबी से बोला कि 1:30 के बाद अब मुझसे जागा नहीं जाएगा, आई थिंक आई मे हेड अप बैक टू होम, क्या मैं चला जाऊँ वापस। तो हालांकि वो चाह नहीं रहा था वापस जाना अकॉर्डिंग टू कर्ट, लेकिन डेबी ने बोला कि इट्स ओके, मुझे पूरी रात बैठ के काम करने की आदत है, स्पेशली इस कंप्यूटर लैब में, तो तुम जा सकते हो। हालांकि कर्ट जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उस रूम से बाहर की तरफ चला गया था। तो कर्ट ने बताया कि जब मैं उस रूम से निकला, बाहर की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे आसपास कोई नहीं था, लाइटें कम थी और थोड़ा सा अंधेरा था। वहीं पे उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिला उस यूनिवर्सिटी का, तो उसने इवन रिक्वेस्ट करके उसने याद करा, मेमोराइज करा और बोला कि हाँ मुझे याद है 1:30 के बाद जब मैं यहाँ से निकला था तो एक सिक्योरिटी गार्ड दिखा। तो मैंने उसे इवन रिक्वेस्ट भी की कि अंदर मेरी गर्लफ्रेंड डेबी अकेली है और वो कुछ काम कर रही है, शायद पूरी रात रुके, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना उसका। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि डेफिनेटली यू डोंट हैव टू वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। तो जब सुबह ये कर्ट सो के उठा तो उसने बताया कि मैंने देखा कि जब मैं डेबी से मिलने के लिए कैंपस में गया तो डेबी वहाँ पे नहीं थी, और मैंने सुना कि वहाँ पे एक मर्डर हुआ है, तो मैंने पहले इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि कंप्यूटर लैब के पास वाली पार्किंग में डेबी की गाड़ी अभी भी पार्क है, तो मुझे थोड़ा सा बेल रिंग हुई और मुझे अब थोड़ा सा डर लगने लगा। तो इसलिए प्रॉबेबली हो सकता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड हो, हालांकि मैं चाहता हूँ कि ये न्यूज़ झूठी हो। तो पहले तो पुलिस उसकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लास्ट आखिरी रात में जो सबसे आखिरी शख्स था इसको देखने वाला डेबी को, वो यही था। और सुबह इसको ये बात अचानक से पता चली और सबसे पहले डेबी से मिलने यही आ रहा है उसकी लाश से। तो पुलिस को इसकी स्टोरी काफ़ी फिशी लगती है, और यही नहीं, उसको देख के, उसके हाथ को देख के पुलिस को पता चलता है कि उसके हाथों पे कुछ कट्स के निशान हैं और उसके दोनों उंगलियों के बीच में कुछ ब्रूसेस हैं, मतलब एक हैवी चोट लगी हुई है कि वो किस चीज़ से भिड़ के आया है, या फिर उसको किसी ने मारा है, या फिर वो उसने किसी से हाथापाई की है। तो पहले जहाँ पे ये क्लियर रॉबरी का केस लग रहा था कि इससे किसी ने कुछ छीनने की कोशिश की है, या रॉबर ने, या चोरी करने की कोशिश की है किसी चोर ने और इसने नहीं दिया, तो इसको ज़बरदस्ती मार के, उसको स्टैंगल करके वो सामान लेके भाग गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा होता है कि ये केस पूरा एक प्लान मर्डर है। तो इन सब के बीच में पुलिस उस लड़के को वापस उसके डोम रूम में, हॉस्टल रूम में जाने को कहती है, और वो कहती है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। तो वो लड़का वापसी अपनी जगह पे चला जाता है।
तो अब पुलिस अपना अटेंशन उस कंप्यूटर लैब की तरफ करती है, और जहाँ पे वो रात को आधी रात तक इस लड़की ने देखा था डेबी को, तो ये सारी पुलिस फोर्स अब कंप्यूटर लैब की तरफ जाती है। और अंदर जिस कंप्यूटर पे डेबी काम कर रही थी, उस कंप्यूटर लैब पे उसने लॉगिन तो किया था लेकिन लॉग आउट करना भूल गई थी, जिस वजह से वो जो भी टाइप कर रही थी वो सब उसकी स्क्रीन पे था, बिल्कुल क्लियर। तो इससे ये पता चल रहा था कि उसका जो अटैकर था वो उसको यहीं से ड्रैग करके लेके गया, और उसके काम के बीच में इंटरप्शन हुई और उसके बाद ही उसका मर्डर किया गया। तो इन्वेस्टिगेटर्स का यहाँ पे आना बेकार नहीं जाता। वो देखते हैं कि गले पे जो निशान था वो आसपास के जो कॉर्ड रखी हुई थी कंप्यूटर की, उसी का निशान था। मतलब किसी ने कंप्यूटर की कॉर्ड से उसका गला दबाया था, और साथ में वहाँ पे उनको ब्लड के कुछ ड्रॉप भी मिलते हैं। अब पुलिस को थोड़ा सा यहाँ पे एक उम्मीद जगती है कि इसी कमरे में हमें काफ़ी सबूत मिल सकते हैं, कुछ निशान मिल सकते हैं, स्ट्रगल के निशान या फिर खींचतान के निशान, या फिर हो सकता है उसने दीवार पे हाथ रखा हो, या फिर कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। लेकिन पुलिस को यहाँ पे काफ़ी नाउम्मीदी होती है जब उन्हें पता चलता है कि सुबह सुबह इस लैब की पूरी तरह से नीटली सफाई की जा चुकी है, और अब किसी भी तरह के निशान मिलने का कोई चांस नहीं है। तो इसके बाद जब जैनिटर से पूछा गया कि जब आपने ये सफाई की उससे पहले क्या आपको इस कमरे में कुछ भी चीज़ अजीब लगी या फिर एकदम अनयूजुअल हो, तो जैनिटर ने कहा कि मेरे आने से पहले सिर्फ कुछ कुर्सियाँ इधर उधर रखी हुई थी, जो कि अनयूजुअल तो नहीं था, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट काम करते हुए जब भी इस लैब में आते हैं तो कुर्सियाँ हमेशा टेढ़ी मेढ़ी ही मिलती है, तो ये मेरे लिए नॉर्मल सा ही था। तो इस चीज़ के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने दोबारा से अपनी रुख थोड़ा सा कर्ट की तरफ किया, जो अपने आप को अलेजली बॉयफ्रेंड बता रहा था डेबी का। तो इन्होंने कर्ट को बुलाया कि तुम पुलिस स्टेशन आ सकते हो, हम तुमसे कुछ बात करने के लिए। तो वो बिल्कुल सपोर्ट करता है और वो आता है कोऑपरेटिवली। तो आने के बाद जब उससे दोबारा पूछा जाता है तो वो दोबारा मना करता है कि मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो हाथ पे आप निशान देख रहे हैं वो तो जब मुझे पता चला कि डेबी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बाद मैंने अपने हाथ एक पंच मारा था दीवार पे, और ये जो मेरे उंगलियों के बीच में जो ब्रूसेस हैं ये कार में काम करते हुए मेरी कार को कुछ ठीक करते हुए लगाए। तो इस इंटरव्यू के बाद भी, इंटेरोगेशन के बाद भी, जब कर्ट की तरफ से पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता तो वो उसे जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन अब पुलिस वालों का ध्यान आता है कि कर्ट ने बताया था जब वो रात को 1:30 बजे के बाद उस लैब से जा रहा था तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड से मिला था और उससे बात की थी। तो अब सारा पुलिस का ध्यान जो होता है, जो पुलिस की पूरी तफ्तीश होती है, वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ को मूव हो जाती है। तो जब पुलिस का पूरा ध्यान, अपना पूरा अटेंशन उस सिक्योरिटी गार्ड की तरफ करती है, उसे ढूंढती है, ट्रैक डाउन करती है, तो पता चलता है कि उसका नाम होता है ब्रूस। ब्रूस इस यूनिवर्सिटी में बहुत टाइम से काम कर रहा था, उसकी एक क्लीन इमेज थी और कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उसने मुझे बोला कि तुम डेबी का ध्यान रखना, तो उसके बाद मैं वहाँ से आगे गया और मैंने रेडियो पे कॉल किया था एडमंड जिगलर को, जो कि एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था जो इस जगह का ध्यान रखता था। तो उसने बताया कि उसके बाद जब मैंने जिगलर से बात की और आगे मैं गया तो मैंने एक शैडो देखा, एक स्टूडेंट को देखा उस रूम से बाहर आते हुए 1:30 बजे के बाद, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो स्टूडेंट था इसी यूनिवर्सिटी का, और डेफिनेटली उस टाइम पे वो उसी लैब से बाहर आ रहा था। तो इन सब के बाद जो पहला गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम था चैपमैन, जिसका पूरा नाम था रायन चैपमैन, वो, और जो दूसरा गार्ड था जिगलर, इनकी हिस्ट्री चेक की गई। चैपमैन ने बोला है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है इवन लाई डिटेक्टिव टेस्ट करने से। तो जब हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि जो पहला गार्ड था चैपमैन, वो फॉर्मल मिलिट्री, यूएस आर्मी के मिलिट्री में था, वो एक सोल्जर था। और जब जिगलर की हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि ये कई बार किसी न किसी वजह से जेल जा चुका है। इवन जिगलर ने इस यूनिवर्सिटी में जॉब पाने के लिए एक झूठ भी बोला था। जब उस रात के बारे में पूछा गया तो जिगलर ने बताया कि हाँ, मुझे कॉल पे चैपमैन ने बताया था, और इसके बाद मैं उस जगह पे राउंड मारने गया तो था, लेकिन मैंने कभी भी उस रात को उस कंप्यूटर लैब के अंदर एंट्री ही नहीं की। एक कार्ड होता है जो नोटिस बोर्ड होता है एक तरह का, जिसके अंदर एंट्रीज होती है सारे सिक्योरिटी गार्ड की, हर एंट्रेंस के एंट्री और एग्जिट की, क्योंकि उस टाइम पे 1984 में कैमरा तो हर जगह पे नहीं था, लेकिन जो एक एंट्री शीट होती है उसको चेक करने के बाद पुलिस को पता चला कि वो बिल्कुल करेक्टली फिल्ड थी और कहीं पे किसी तरह का कोई लूप होल नहीं था। लेकिन ये चीज़ इस चीज़ को साबित नहीं करती कि जिगलर ने ये मर्डर नहीं किया हो सकता है कि उसने वो मर्डर किया हो, क्योंकि उन टाइमिंग के बीच में जो भी एंट्रीज थी उसके बीच में काफ़ी गैप था।
जब जिगलर पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा था और वो थोड़ा सा इरिटेटिंग था इस चीज़ को लेके, इवन उसने एक बार सरकास्टिकली ये बोला भी था कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है लेकिन अब मैं लाई डिटेक्टिव टेस्ट नहीं दूंगा, सो व्हाट। तो दोबारा से जब चैपमैन से बात की गई तो उसने बताया कि मेरे इस बारे में जिगलर से उस रात को बात नहीं हुई। बेसिकली जिगलर ने जो उस रात की स्टोरी बताई थी वो पूरी तरह से सच नहीं थी और करेक्ट भी नहीं थी चैपमैन के अकॉर्डिंग। चैपमैन ने बताया कि रात को 2 बजे के बाद मुझे नहीं पता कि जिगलर गया था या नहीं चेक करने के लिए डेबी पे, लेकिन मैंने देखा कि वो लाइट अभी भी जल रही थी और अंदर कोई काम कर रहा था तो मैंने डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और 4 बजे के बाद मैं वहाँ से अपनी शिफ्ट करके चला गया। तो इन सारी बातों के बाद पुलिस वालों का ध्यान अब चैपमैन और जिगलर की तरफ था। चैपमैन और जिगलर अब ये दोनों ही उनके रडार में थे और स्पेशली जिगलर, उस पर पुलिस वालों का थोड़ा ज़्यादा शक था। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड कर्ट रायन की तरह ही जिगलर के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से उसे अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता था। तो अब पुलिस वालों को ये क्राइम जो था वो ऑनियन के लेयर की तरह, प्याज के ऊपर एक के बाद एक परत की तरह चीज़ें लग रही थी। तो अब पुलिस वालों ने ट्रैक डाउन करने की कोशिश की उस शख्स को जिसे जिगलर ने रात को 1:30 बजे के बाद देखा था। जैसे जिगलर ने बताया कि हाँ रात को 1:30 बजे के बाद मैंने एक शख्स को उस कंप्यूटर हॉल से बाहर आते हुए देखा है। तो अब पुलिस वालों ने उसे ट्रैक डाउन करने की कोशिश की तो पता चला कि वो था 28 साल का एक PhD स्टूडेंट जिसका नाम था एशली, और उसका जो ऑफिस था वो भी इस कंप्यूटर लैब के सामने ही था और अक्सर देखा जाता था कि ये आधी रात को अकेले इधर उधर घूमता हुआ दिखता था अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी गार्ड्स। तो जो रेंडल हॉल कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर का जो लैब थी उसके अंदर उसने बताया कि हाँ मैं उस रात को वहाँ पे गया था लेकिन मैं डेबी को नहीं जानता था तो मेरा उससे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए इस इंसिडेंट के बारे में मुझे नहीं पता। हालांकि जिस जगह पे डेबी की लाश सुबह मिली थी इसका ऑफिस उसके क्लोज बाय था। इवन एशले ने वो लाई डिटेक्टिव टेस्ट देने के लिए भी अग्री हो गया था लेकिन अल्टीमेटली उसने वो लाई डिटेक्टिव टेस्ट फेल कर दिया था। और यही नहीं, उसने पुलिस वालों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए 2 और स्टूडेंट्स का नाम बताया और इसने बताया कि उस रात ये दोनों भी मेरे साथ मेरे लैब में मेरे ऑफिस में थे। तो जब पुलिस वालों ने उन दोनों स्टूडेंट से पूछताछ की इस बारे में तो उन्होंने बताया कि एशले पूरे टाइम ऑफिस में नहीं था, उसने लगभग 1 बजे के आसपास ऑफिस से निकला और 3 घंटे तक वो गायब था। जब ये बात एशलिन से पूछी गई पुलिस के द्वारा तो उसने बताया कि अरे हाँ आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि मैं 1 बजे के बाद 2-3 घंटे की नैप लेने के लिए गया था, लेकिन इस नैप के अलावा मैं 24 घंटे इसी बिल्डिंग में अपने ऑफिस में ही था और मैं डेबी को जानता भी नहीं था और मेरा उससे कोई लेने देना नहीं था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि जिस टाइम पे मैं सोने के लिए गया था नैप लेने के लिए उसी टाइम पे शायद डेबी का मर्डर हुआ हो। हालांकि पुलिस को इसकी बात का कोई भी यकीन नहीं था बिल्कुल भी, और पुलिस को लगा था कि शायद उन्होंने अब किलर को पकड़ लिया है, लेकिन टर्न आउट ये भी उस बाकी 2-3 बार की तरह निकला और इस बार भी पुलिस के पास कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था एशलिन के खिलाफ। अभी भी इसी लूप में ही घूमे जा रही थी। तो जब इस डेड लूप में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला तो पुलिस ने फिर आगे और पूछताछ की और ज़्यादा लोगों से बात करने लगी, उसके फैमिली फ्रेंड सबसे बात की। तो डेबी की कुछ फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग उसका एक स्टॉकर था, एक लड़का जिसका नाम एलन था, वो इसी कॉलेज का था और वो उसको बहुत टाइम से स्टॉक करता था। उसने कई बार प्रपोजल किया था डेबी को लेकिन डेबी ने हर बार मना किया था। इस चीज़ से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट था और इवन उसके मर्डर से एक दिन पहले लोगों ने देखा था कि डेबी की उससे कुछ बात हो रही थी और बहुत ही गर्माहट थी दोनों के बीच में। इवन उसने डेबी का कॉलर भी पकड़ा हुआ था। तो जब एलन से पुलिस ने बात की उसको ट्रैक डाउन करने के बाद तो एलन टर्न आउट काफ़ी कोऑपरेटिव बंदा था। उसने बोला कि मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, हाँ ये हरकतें मैंने की लेकिन डेबी के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एलन उसने बोला कि मैं पूरी रात अपने घर पे अकेला था, आप आसपास के लोगों से भी पूछ सकते हैं। तो टर्न आउट पहले की ही तरह, पहले 3-4 बार की तरह इस बार भी पुलिस एक डेड एंड पे आ गई थी और उसे इसके खिलाफ भी कोई सबूत ना मिलने की वजह से वो एलन को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। इसी बीच जो कंप्यूटर लैब के अंदर उन्हें जो ब्लड ड्रॉप्स मिली थी वो लैब में जाने के बाद, हालांकि उस टाइम DNA टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं हो पाई थी लेकिन वो सिर्फ ब्लड टाइप टेस्ट कर सकते थे। तो जब वो रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो ब्लड था ब्लड टाइप A। तो पुलिस को एक अच्छी न्यूज़ ये पता चली कि डेबी का जो ब्लड टाइप था वो A नहीं था, वो O था। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली जो उसका किलर था ये उसका ब्लड टाइप था। अब पुलिस को सिर्फ उसका ब्लड टाइप मैच करना था सारे सस्पेक्ट से।
तो अब पुलिस वालों ने पहले सस्पेक्ट जो इनका था उसका बॉयफ्रेंड कर्ट, उससे लेके एलन तक सबका ब्लड टेस्ट सैंपल किया और चेक करने के लिए कि इनमें से किसका ब्लड टाइप ए है। लेकिन बहुत ही शॉकिंगली, और जो कि 100 में से 99% ना होने की जो कंडीशन थी वही हुआ, किसी का भी ब्लड टाइप ए था ही नहीं। तो शुरू में पॉजिटिवली इतनी सारी डेवलपमेंट होने के बाद जब ये मामला डेड एंड पे गया तो अब पुलिस वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ये एकदम डिसअपॉइंटिंग की बात थी, और स्टूडेंट में, उनके गार्डियंस में, सारे पेरेंट्स और जो पूरा कैंपस था वहाँ पे अभी भी बहुत ही हलचल थी, बहुत ज़्यादा केओस का माहौल था, क्योंकि अभी भी इनको लग रहा था कि जैसे कि इनका जो किलर है इस लड़की का, डेबी का, वो अभी भी हमारे बीच खुला घूम रहा है। तो काफ़ी सब प्रिकॉशंस लेने लगे, एडवाइजरी जारी कर दी गई, कोई भी इसके बारे में कुछ न्यूज़ बताएगा, कोई भी हिंट देगा तो उसे अवार्ड दिया जाएगा, और सारे स्टूडेंट को ग्रुप में घूमने के लिए बताया गया और अकेले जाने से मना किया गया। तो कुछ टाइम के बाद जो यूनिवर्सिटी की एक यूनिट थी लॉस्ट एंड फाउंड, उसके अंदर बड़े अजीब तरीके से उसका बैग, डेबी का शूज़, डेबी के जो सॉक्स थे, ये सब उनके पास पता नहीं किस तरह से आ जाता है। और मर्डर के टाइम पे पता चलता है कि डेबी ने जो एक एक्सपेंसिव वॉच थी वो पहनी ही हुई थी। डेबी एक मर्सिडीज गाड़ी की फ़ोटो अपने डेस्क के पास लगा के रखती थी। हालांकि वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन उसने बड़े ग्रेड्स पाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, और वो मर्सिडीज गाड़ी जो फ़ोटो में थी, जो उस टाइम जब वो डिसअपेयर हुए तब भी उसी डेस्क के पास लगी हुई थी, वो उसको हमेशा मोटिवेट करती थी कि उसे कहाँ जाना है। तो आगे 2 साल तक इस केस पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और ये केस अगले कम से कम 2 साल के लिए डेड एंड में रहा, लेकिन इसकी चर्चा हमेशा होती थी उन पूरे 2 सालों में। अगले 8 साल तक इस केस को क्लोज करा गया और बताया गया कि ये शायद कोई रैंडम किलिंग थी, लेकिन इसके लिए डिटेक्टिव की अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी थी और अलग अलग डिसीजन था। कोई ये मान रहा था कि ये रैंडम मर्डर है, कोई ये मान रहा था कि ये प्लान मर्डर है और किसी जानने वाले ने किया है। 1992, 8 साल के बाद इस मर्डर के, एक सोसाइटी थी डिटेक्टिव की, जिसके अंदर काफ़ी शातिर डिटेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा ज़हीन डिटेक्टिव काम करते थे, पूरा ग्रुप था। इसके जो ग्रुप के लीडर थे, इनका नाम था बॉब स्नाइपर। तो बॉब स्नाइपर जो थे वो काफ़ी माने हुए उस टाइम के डिटेक्टिव थे, और जब उनके पास डेबी का ये केस आया तो उन्होंने सबसे पहले इसी केस को सॉल्व करने का इरादा बनाया। तो बॉब ने ये केस सबसे पहले, जो कि वहाँ पे सबसे स्पेशल, सबसे एलीट डिटेक्टिव की एक टीम थी, जिसके अंदर अपने अपने फील्ड के अलग अलग तरह के डिटेक्टिव थे, जैसे कि कुछ फॉरेंसिक के भी थे, कुछ फील्ड मार्शल थे, इसी तरह की जो पूरी टीम थी उन्हें ये काम दिया और उन्हें प्रायोरिटी पे करने के लिए बताया। तो उसी ग्रुप के अंदर जब इस चीज़ का डिस्कशन हो रहा था, सब अपनी अपनी थ्योरी बता रहे थे, अपना अपना सोल्यूशन दे रहे थे, तो उसके अंदर एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड विल्सन। वॉल्टर ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग ये मर्डर उसने किया है जिसकी जो इमेज है वो काफ़ी मैनिश है, काफ़ी बोल्ड लुक का है, और वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक बनता है। कि उसने बताया कि आप सारे डिटेक्टिव ने हर चीज़ पे तो काम किया बहुत अच्छे से, लेकिन शायद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक छोटा सा मिसिंग लिंक मिस किया है उन्होंने, जो था डेबी का वो खोया हुआ जूता। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो मर्डरर था वो फुट फेटिशर था। फुट फेटिशर यानी जिनको स्पेशली कोई फुट फेटिशर एक तरह की मेंटालिटी होती है जिसको किसी दूसरी लड़की के पैरों से ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है, और वो हमेशा उसके पैरों के बारे में ही सोचता है, जहाँ पे अदर लोग कुछ अलग अलग चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो जब ये चीज़ उसके फाउंडिंग मेंबर बॉब को पता चली तो बॉब ने फटाफट से इस चीज़ पे ट्रिगर होके अब अपनी रिसर्च इसी के बेस पे करनी स्टार्ट की दोबारा से। तो जब ये लोग वापसी अपना पूरा रिसर्च करने के लिए, उस केस पे काम करने के लिए उस कंप्यूटर लैब में गए और पुरानी डिटेल्स से बात करनी स्टार्ट करी, पुरानी डिटेल्स के बारे में, लोगों से 8 साल पहले इस कमरे में क्या होता था, डेबी के टाइम पे क्या रूटीन था, तो उन्हें पता चला कि हर रात को 10 बजे प्रिंटर बंद कर दिया जाता था। लेकिन जो चैपमैन था उसके अकॉर्डिंग उसने प्रिंटर पे काम होते हुए देखा था 1:30 बजे के बाद। तो ये चीज़ सबको काफ़ी शॉकिंग लगी, और जब रिसर्च किया गया, चैपमैन जैसे कि मैंने आपको बताया वो पहले आर्मी में रह चुका था, पता लगाया गया तो पता चला कि वो पहले लोगों के शूज़ गायब करता था।
उसने वाइट रीबॉक स्नीकर पहले चोरी किया था अपने एक मेट का, अपने एक कलीग का, सेम वही स्नीकर जो उसने डेबी का भी चोरी किया था। मतलब डेबी के पास भी वही शूज थे जो उसके पैरों में नहीं मिले थे। ये चीज पुलिस वालों को ट्रिगर करती है और उन्हें लगता है कि शायद अब वो इस केस को सॉल्व करने के काफी करीब है। तो इसके बाद जब चैपमैन के पड़ोसियों से पूछा गया जो पहले यहाँ पे रहते थे बहुत टाइम पहले इस केस के आसपास, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे पड़ोस की लड़कियों ने, औरतों ने ये कंप्लेंट की कि सबके वाइट स्नीकर गायब रहते थे। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ये चैपमैन हो सकता है या फिर कोई और। लेकिन जब ये पड़ोस में था तो डेफिनेटली सबके वाइट स्नीकर चोरी हुए थे। तो उसके कुछ टाइम के बाद जब चैपमैन के अपार्टमेंट में पुलिस ने ब्रेक इन किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 20 जोड़ी स्नीकर्स और ज़्यादातर सेम मॉडल, उसी मॉडल के जिस मॉडल का डेबी के शूज़ था, स्नीकर्स थे वाइट स्नीकर, वो मिले। और उसने उनको ट्रॉफी की तरह एक प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ था सजा के। और साथ में वहाँ पे कुछ वीडियोस मिली जिसके अंदर कुछ लड़कियों के पैर थे सिर्फ उस क्लिप में। और मतलब कि वो बेसिकली सिर्फ उनके पैरों से अट्रैक्टेड था। ही वॉज बेसिकली अ फुट फेटिश। जब उस रात के बारे में वो कड़ियाँ जोड़ी गई तो पता चला कि उसने बताया कि वो उस रात को ज़्यादातर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था घंटों, जो बाद में उसकी वाइफ बनी थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि उसने सिर्फ कुछ मिनट ही उससे बात की थी, ना कि कुछ घंटे। तो जून 1993 पे फाइनली डिक्सन को या फिर इस चैपमैन को अरेस्ट किया गया और उसने किसी भी चीज़ पे किसी तरह का कोई कन्फेशन नहीं दिया। लेकिन जब वो जेल में था, जेल में डिक्सन ने अपने दूसरे जो कि कैदी साथी था उसका रूम में उसे ब्रैग करते हुए बताया कि देखो कैसे मेरे को डेबी के शूज़ अच्छे लगे और मैंने उस शूज़ के लिए उसे मार डाला। उसके जो रूममेट था, उसका जो जेलमेट था, उसने बताया सेलमेट ने पुलिस वालों को, और फाइनली इसको डेबी के मर्डर के लिए गिल्टी साबित किया लगभग 10 साल के बाद। इसके बाद इसे लाइफ टाइम सेंटेंस की सज़ा मिली। होप आपको ये स्टोरी, ये अलग सी स्टोरी, क्राइम और मिस्ट्री की स्टोरी बहुत ही पसंद आई हो। मेरी और बाकी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टू वीडियो। यू आर वॉचिंग पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।